फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु दयाल। आप सभी का स्वागत है स्टडी टू टॉप चैनल पर। यह है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में। इसके अलावा एक इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन पर। तो फ्रेंड, इसे समझाने के लिए मैं एक इक्वेशन लेके चलूंगा जिससे कि आपको ये दोनों चीज़ें इजीली समझ में आएंगी। तो फ्रेंड, सिंपल सी एक इक्वेशन लेंगे वाटर फॉर्मेशन की, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के H2 यानी वाटर बनाने की। तो सबसे पहले बात करेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे H। तो फ्रेंड्स, H यानी हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं जो गैसेस होती हैं वो कभी भी एक एटम से मिलकर नहीं बनती हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम के मिलके बनती हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बनती हैं। तो हम लेंगे H2 जो कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला है। इसी के संग हम लेंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया क्योंकि वही सेम चीज़, ऑक्सीजन भी एक एटम से मिलके नहीं बन सकती गैस, तो यहाँ पे O2 ले लिया। अब इनके मिलने से क्या बनेगा फ्रेंड्स? H2O यानी कि वाटर, हमारा H2। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बात क्या समझनी है, अनबैलेंस्ड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देख ही लिया होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ पे 2 एटम, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम और उधर ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है। तो इसलिए इसको अनबैलेंस्ड बोला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन एकदम सही है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उसका फॉर्मूला बिल्कुल वही है। हाइड्रोजन भी H2 बोला जाता है, O को भी O2 ही होता है, और वाटर भी H2O ही होता है, इसलिए ये इक्वेशन एकदम सही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है। ये आपकी सिंपल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन पर। तो फ्रेंड्स, इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? देखिए, इक्वेशन तो हमारी सही है, लेकिन उसे बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, जहाँ पर जिसका मतलब होता है जितने मास में हमारे पास रिएक्टेंट है उतने ही मास में प्रोडक्ट बनता है। जबकि इस इक्वेशन में आप लोग देख रहे होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है जबकि यहाँ एक ही है। तो इसलिए इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो अब बैलेंस कैसे करते हैं? सिंपली यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो हम यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम कर देते हैं। कैसे? हम यहाँ पर 2 बढ़ा देते हैं। अब मेरे पास जगह तो ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं इस तरह से बना देता हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा। यहाँ पर हम 2 बढ़ा देते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे हमने 2 यहाँ क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, हमें तो 2 ऑक्सीजन चाहिए थे। तो फ्रेंड, दरअसल आप जब भी बैलेंसिंग करेंगे इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि आपको किसी भी फॉर्मूले में छेड़खानी नहीं करनी है। अगर मैंने यहाँ पे O के आगे 2 लगा दिया तो ये बन जाएगा H2O2 जो कि होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, लेकिन हमें तो वाटर चाहिए जो कि H2O ही रहता है। इसलिए बस इतना याद रखें, जब भी बैलेंसिंग होगी हमेशा नंबर आगे ही लगेगा। अब ऐसा क्या है, यहाँ 2 क्यों लगा है? सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर वाटर का 1 मॉलिक्यूल था, 2 लगा के हमने उसे 2 कर दिया है, यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूल कर दिए। तो आप समझिए चीज़ वही बनी है वाटर, बस उसका अमाउंट डबल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए और हाइड्रोजन के 2 × 2 4, यानी हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। लेकिन अभी भी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हैं एटम और यहाँ पर 2 ही, तो हम यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे। अब इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन के भी यहाँ 4 एटम हो गए और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम। तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ बदली नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ पर भी 2 की जगह 4 कर देता तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं रहती। तो आपको फॉर्मूला वही रखना है, बस आगे नंबर बढ़ा देना है। तो बस यहीं पर हमारा ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब हम एक एक करके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये चीज़ और अच्छी समझ आ जाएगी और आपकी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अलावा PDF में तो हम नोट्स देते ही हैं, जहाँ पर आपको लिए हमने और भी NCERT के क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं जिन्हें आप एक बार सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, जो तरीका जो हम यूज़ करते हैं एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसे साइंटिफिकली हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। वैसे तो हम उसे अपने दिमाग में करते हैं, लेकिन अगर पूछ जाए तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक एग्जांपल यहाँ लिख रखा है अमोनिया का। तो फ्रेंड्स, अमोनिया NH3 जो बनता है हमारा नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 से। तो फ्रेंड, अब हम इसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है N2। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं वहाँ पर एक ही N है, तो हमें यानी कि वहाँ पर N2 चाहिए।
तो फ्रेंड्स अब हम सोचते हैं, हमने मान लीजिए यहाँ पर 2 कर दिया, तो फिर फ्रेंड्स 2 3 जा 6 यानी हाइड्रोजन 6 हो गए। अब हम लोग इधर आके देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास H2 है, तो क्या हम इसे 6 कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन भी 6 हो जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने दिमाग में इसको सॉल्व किया कीजिए जब भी आप बैलेंस करें कि क्या ये लिखने से ऐसा होगा, क्योंकि कई बार होता है जो सीधे सीधे दिखता है वैसा नहीं होता है। जैसे ये तो सिंपल है तो हमने कर दिया, बाकी आप पहले थोड़ा दिमाग में सोचिए और फिर आप उसे लिख दीजिए। तो फ्रेंड इसके अलावा कई लोग सोचेंगे क्या जैसे एग्ज़ाम है तो हर इक्वेशन आपको बैलेंस करके ही लिखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए हर इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन में बदलिए, तब आपको वहाँ पे बैलेंसिंग आनी चाहिए। इसके अलावा कई सारे नॉर्मल क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन के संग, तो तब आप वहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे वो बैलेंस करके लिखेंगे। तो बस आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख रखा है जो कि है Zn प्लस HCl का, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को इसके बारे में बताया था। तो सिंपली जिंक HCl के संग मिलने पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन गई है। तो फ्रेंड अब हम इसकी डायरेक्ट बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे Zn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Zn 1 है, तो यानी कि हमें यहाँ Zn में तो कुछ चेंज करना नहीं। अब इधर देखते हैं, यहाँ HCl, यहाँ H भी 1 है, Cl भी 1 है, लेकिन यहाँ तो Cl2 है और H भी 2 है, तो ये भी काफ़ी सिंपल है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी Cl2 है, यहाँ भी H2 है, तो हमें यहाँ पर भी इन दोनों को 2 करना है, तो हम सिंपली यहाँ पर भी एक 2 बढ़ा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड हो गई है 2 लगाने से, तो ये भी बहुत सिंपल सा था। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने पीछे लिख रखा है, कि ये है हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी एक लंबा चौड़ी सी इक्वेशन है, तो फ्रेंड एकदम से देख के ये कि एक बड़ी इक्वेशन है, एकदम से आप घबराइए मत, पहले एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे आपको ये चीज़ ईजी हो जाएगी। यहाँ पर मैंगनीज 1 है, यहाँ पर भी एक ही मैंगनीज का आइटम है, तो काफ़ी सिंपल है, मैंगनीज में तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 आइटम हैं O2, जबकि यहाँ पर एक ही हो गए, तो यानी कि हमें वहाँ O में तो 2 करने ही है, लेकिन एकदम से करना चालू नहीं करेंगे, पहले सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर एक H है, यहाँ पर 2 H हैं, तो यहाँ पर हमें H को तो 2 करना ही है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर Cl 1 है, जबकि यहाँ पर Cl 4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cl2 तो ये Cl 4 हो गए, 4 आइटम है। तो फ्रेंड्स अब हम करना चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्लोरीन 4 है, तो हमें यहाँ पे भी 4 करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 कर देंगे, तो हमारे पास 4 क्लोरीन हो गई। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इसलिए हम यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 4 करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 कर देंगे, 2 × 2 4, तो यानी 4 हाइड्रोजन हो गए। और फ्रेंड्स 4 हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन 2 हो गई, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से 2 हैं ही, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। तो फ्रेंड जब भी ऐसी बड़ी इक्वेशन आए तो सबसे पहले आप घबराइए मत, सबसे पहले एक एक करके देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है, और इसके अलावा बाकी तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपको करना आ जाएगा। और हमने इसलिए कुछ क्वेश्चंस NCERT और दूसरे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स में दे रखे हैं, उन्हें जाके आप एक बार ज़रूर करिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी अनबैलेंसिंग और बैलेंसिंग खत्म हो जाती है। अब हम अपने आगे वाले हिस्से में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू मेक एन इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कि एक इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। तो फ्रेंड्स एक रिएक्शन के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें इक्वेशन में लिखनी पड़ती है या फिर इंडिकेट करनी पड़ती है। तो फ्रेंड उन सभी चीज़ों को एक इक्वेशन में कैसे दिखाएं या फिर कैसे शो करें, उन सभी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से आप वो इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो वही सारे पॉइंट्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहला पॉइंट होता है बाय इंडिकेटिंग द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि सिंपली एक इक्वेशन में जो भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उन सभी का हम स्टेट बताएं कि वो कौन से स्टेट के हैं, और वो सब हम उसी कंपाउंड या फिर एलिमेंट के आगे ही शॉर्ट में लिखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ मैंने पीछे भी यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रखा है कि क्या क्या चीज़ें हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट सॉलिड स्टेट में तो हम उसके लिए स्मॉल s का यूज़ करेंगे, लिक्विड स्टेट के लिए L,
गैसीय स्टेट के लिए G, और ये सब हम लोग ब्रैकेट में ही लिखते हैं। इसके अलावा फ्रेंड जैसे एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम AQ लिखते हैं। अब फ्रेंड एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि पानी से बने हुए होते हैं, यानी कि उन सभी सॉल्यूशन में वाटर होता ही होता है, तो उन सभी को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, जिनके लिए हम AQ लगाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ मैंने लिख रखा है गैस इवॉल्विंग, जिसे मैंने अपवर्ड का एरो बना रखा है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे गैस के लिए तो हम G यूज़ करते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है गैस इवॉल्व हो रही होती है एक रिएक्शन के दौरान, जो कि हमेशा प्रोडक्ट साइड में ही आपको दिखेगा, यानी कि वो गैस बाहर आ रही है, तो वो दिखाने के लिए हम अपवर्ड एरो का यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्रेसिपिटेट के लिए हम PPT लिखते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले जाकर उसे ज़रूर देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो हम एक इक्वेशन के दौरान लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 इक्वेशन भी लिख रखी हैं, जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे समझ में आएगी। जैसे फ्रेंड्स सबसे पहले लिया है यहाँ पे जिंक Zn। तो फ्रेंड्स हमें पता है जिंक सॉलिड स्टेट में ही होता है, तो हम इसके लिए S बनाएंगे, S, जिससे कि पता चल गया कि हाँ ये जिंक सॉलिड है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। अब आप सोचेंगे कि एक्वस क्यों, ये तो लिक्विड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पर हम डाइल्यूटेड ले रहे हैं जिसमें वाटर मिक्स होता है, तो इसलिए उसमें वाटर मिक्स है, इसलिए वो एक्वस सॉल्यूशन में। तो हम यहाँ पे AQ बनाएंगे यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। इसके अलावा फ्रेंड्स ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। तो फ्रेंड्स ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि जब इनकी रिएक्शन होगी तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें वाटर मिक्स होगा, तो इसलिए हम इसमें भी AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन को शो करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हाइड्रोजन जो कि गैस है सिंपल, तो हम उसके लिए G बनाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट साइड में गैस इवॉल्व अगर होती है तो हम अपवर्ड एरो का भी यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर इसके आगे एक एरो भी बना देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ समझी होंगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लाइम वाटर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक इक्वेशन लिखते वक्त आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा भी नहीं देनी है। लेकिन हमें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी बोला जाता है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लाइम वाटर भी लिख दिया। तो फ्रेंड्स CaOH का होल टू S जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें वाटर मिक्स है, तो हम इसमें AQ लिखेंगे। तो हम इस पर AQ लिखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, तो हम G लिखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम एरो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इवॉल्व नहीं हो रही है, ये रिएक्टेंट साइड पे, तो सिंपल G। इसके अलावा फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारा PPT है, यहाँ मैंने लिख रखा है वाइट PPT। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था जब भी प्रेसिपिटेट बने तो आप PPT लिखें, और वो जिस कलर में बनता है जैसे वाइट या येलो, तो आप वो भी लिखें। इसके अलावा फ्रेंड्स ये एक PPT है, तो इसलिए हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही होगा, क्योंकि हमें पता है प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड होते हैं और ना ये लिक्विड होते हैं ना कुछ और, तो हम इसमें S बनाएंगे यानी सॉलिड। इसके अलावा फ्रेंड्स वाटर जो कि वाटर तो वाटर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना जब भी वाटर है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं, तो सिंपल वाटर है, तो इसलिए हम इस पर L बनाएंगे यानी कि लिक्विड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने ये सारी बातें समझ ली होंगी कि आपको कहाँ कहाँ ये चीज़ें यूज़ करनी। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी आपका कंपाउंड या एलिमेंट है उसके नीचे उसका नाम भी लिख दिया कीजिए, ज़रूरी है। जैसे जिंक है Zn, तो उसके नीचे जिंक लिख दीजिए, इससे ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगता है। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। इसका मतलब है जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो सिंपली ऐसे ही नहीं कि 2-3 चीज़ें मिक्स करी और वो रिएक्शन हो गई। कई बार क्या होता है रिएक्शन को कॉज करवाने के लिए यानी रिएक्शन होने के लिए उसको एक कुछ स्पेशल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो रिएक्शन होती है। जैसे सिंपली एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें वो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी का यूज़ करते हैं, और उन्हीं लीव्स में ये प्रोसेस होती है जिनमें क्लोरोफिल होता है। तो फ्रेंड वही जो प्रोसेस होती है उसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख रखा है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें चाहिए होती है, पेड़ पौधों को चाहिए होती है, और वाटर H2O।
अब फ्रेंड जो सनलाइट उसे चाहिए होती है, तो सनलाइट कोई कंपाउंड या एलिमेंट तो है नहीं जो कि हम लिख सकें या उसका कोई फॉर्मूला। ये कंडीशन है कि सुबह जब सनलाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी, तो ये कंडीशन है। तो कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हम एरो बनाते हैं उसी के ऊपर हम वो कंडीशन लिख देते हैं। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो सनलाइट लिख दिया। इसके अलावा फ्रेंड हमें पता है कि केवल क्लोरोफिल कंटेंट लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो हम यहाँ क्लोरोफिल लिख देंगे। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, इनकी रिएक्शन के बाद एनर्जी बनती है हमारी ग्लूकोज, जो ग्लूकोज के फॉर्म में होती है C6H12O6 हमारा ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन निकलती है O2। तभी दिन में पेड़ पौधे कहते हैं हम ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तो फ्रेंड्स सिंपली जब भी किसी रिएक्शन या रिएक्शन के दौरान जो कंडीशंस नेसेसरी होती है, जब आप इक्वेशन लिखें तो उन्हें आप एरो पे शो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम केवल यही चीज़ समझानी थी इस एग्जाम्पल में, इसलिए हमने बाकी चीज़ें नहीं लिखी हैं। लेकिन आप कोई भी इक्वेशन लिखें तो उसका जो हमने पहले बताया था, जैसे सॉलिड या गैस है, जैसे ये लिक्विड है H2O, CO2 गैस है, तो वो सब आप इंडिकेट करें। इसके अलावा वो जो कंपाउंड है या एलिमेंट है उसका भी नाम आप नीचे ज़रूर लिखें। तो अब हम अपने आखिरी पॉइंट पे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है बाय इंडिकेटिंग द चेंज इन द हीट। यानी कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि रिएक्शन के दौरान हीट में या फिर टेम्परेचर कहें तो टेम्परेचर में चेंज होता है। कई बार टेम्परेचर बढ़ता है यानी हीट होता है, वो रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, और कई बार टेम्परेचर डाउन भी हो जाता है यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि वो चीज़ ठंडी पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि हीट प्रोड्यूस यानी कि हीट रिलीज होने पर क्या होता है। उसकी मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन मतलब रिएक्शन की इक्वेशन लिख रखी है। यहाँ पर मैंने जिंक प्लस HCl गिव जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और हीट। ये हमारी पुरानी ही इक्वेशन है जो हमने पार्ट 1 में भी पढ़ी थी। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये इक्वेशन ये रिएक्शन तो सिंपल है, लेकिन होता क्या है इस रिएक्शन के दौरान, जैसे अगर आप टेस्ट ट्यूब या बीकर में ये जब कर रहे होंगे तो वो रिएक्शन के दौरान वो टेस्ट ट्यूब या बीकर गर्म पड़ जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए करना कुछ नहीं है, आपको इक्वेशन लिखते हो बस सिंपली प्लस हीट करके इस चीज़ को इंडिकेट कर देना है या फिर शो कर देना है कि हाँ यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो बस इतनी ही सी बात थी इसमें। अब हम इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि फ्रेंड ऐसी ही रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस या रिलीज होती है, इन्हीं को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डिफाइन होती है, इट इज़ ए रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज। तो सिंपल सी बात है कि जिसमें भी हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। अब फ्रेंड्स हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो कई बार आता रहता है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं कि होता क्या है। जैसे हमारी बॉडी है, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन हमारे शरीर में के अंदर जाती है और ब्लड में मिक्स होती है, और जो खाना हम खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज भी हमारे ब्लड में मिक्स होता है। तो होता क्या है, वो जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो दोनों मिक्स हो जाती हैं और ये रिएक्शन होती है, जिसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो होता क्या है, इस रिएक्शन के दौरान हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वैसे तो ये रिएक्शन जो होती है ये आप बायो में और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म्स में बस आपको इतना ही बस आपको समझना है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है C6H12O6 उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। तो फ्रेंड यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो फ्रेंड हीट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो चाहे हीट हो चाहे एनर्जी हो, वो रिएक्शन होगी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही। तो इसलिए हम रेस्पिरेशन को भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कंसीडर करते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर तो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, अब हम देखते हैं कि हीट एब्जॉर्ब होने पर क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि क्या होता है जब हीट एब्जॉर्ब होती है। तो फ्रेंड्स कई सारी रिएक्शन होती हैं जिनमें हम लोगों को उसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है, यानी कि एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है तभी वो रिएक्शन हो पाती है। अगर हम एक्स्ट्रा हीट नहीं प्रोवाइड करवाएं तो कई सारी ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जो अपने एटमॉस्फेयर से भी एनर्जी या फिर हीट अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तभी वो रिएक्शन हो पाती है। उन्हीं रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की डिफाइन हो गई, इट इज़ ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई सिंपल। उसका मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, N2 + O2 + हीट। तो क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस हीट। अब फ्रेंड्स यहाँ देखने की बात क्या है, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड में हम प्लस हीट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसलिए हम एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट साइड पे प्लस हीट लिखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स इस
इनकी रिएक्शन पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है NO। इसके बाद फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि हमने 3000 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, इस रिएक्शन में हम लोगों को इन सभी को 3000 डिग्री सेल्सियस तक हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो इसलिए ये एक कंडीशन हो गई, तो इसलिए हमने इसको एरो पे शो कर दिया। अब फ्रेंड एक और क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है या फिर एंडोथर्मिक क्यों होती है सिंपली। तो फ्रेंड अभी अभी हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी थी, उसी की इक्वेशन मैंने फिर से यहाँ लिख रखी है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सिंपली हमें पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। तो सनलाइट क्या है, ये भी एक एनर्जी है। तो सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होकर फोटोसिंथेसिस हो पाती है, इसलिए सिंपली ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो फ्रेंड यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको इस पार्ट में कोई डाउट निकला है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस पूरे पार्ट के हमने अच्छे से नोट्स बना के PDF में दे रखे हैं, लिंक पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप नोट्स इसके पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए।